आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर की बात करेंगे जब 300 से भी ज्यादा सालों तक दिल्ली ही हिंदुस्तान की धड़कन बनी रही। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। 5 अलग अलग राजवंश, बेशुमार उतार चढ़ाव और एक बहुत बड़े साम्राज्य की दास्तान। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये सफर शुरू होता है 1206 में और खत्म होता है 1526 में। इस लंबे अरसे में दिल्ली ने 5 राजवंशों का दौर देखा: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे इस सल्तनत की नींव रखी गई, ये कैसे अपनी बुलंदियों पर पहुंची और फिर इसका अंत कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। देखिए, यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर सल्तनत की पूरी शानदार इमारत खड़ी होने वाली थी। हाँ, ये एक मुश्किलों भरी शुरुआत थी, पर इसी ने आने वाले 300 सालों के इतिहास के लिए मंच तैयार कर दिया था। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और दिल्ली में मशहूर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। लेकिन देखिए, उनका शासनकाल बहुत ही छोटा रहा। एक घुड़सवारी के दौरान हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। अगर ऐबक संस्थापक थे तो सल्तनत का असली आर्किटेक्ट इल्तुतमिश को माना जाता है। उन्होंने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया, जो उस समय का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। उन्होंने चालीसा यानी 40 तुर्की सरदारों का एक पावरफुल ग्रुप बनाया, प्रशासन के लिए एकता सिस्टम को मजबूत किया और चांदी के टंका और तांबे के जीतल नाम के सिक्के भी चलाए। और हां, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार को भी उन्होंने ही पूरा करवाया था। इल्तुतमिश के बाद इतिहास में एक ऐसा नाम आया जो आज भी याद किया जाता है, रज़िया सुल्तान। सोचिए, उस दौर में भारत की पहली महिला शासक। वो एक बहुत ही काबिल हुक्मरान थीं, लेकिन जो तुर्की अमीर थे उन्हें एक औरत का हुक्म मानना गवारा नहीं था और उन्होंने रज़िया का जमकर विरोध किया। यहीं से हमें सल्तनत के अंदर चल रही पावर पॉलिटिक्स की पहली साफ झलक मिलती है। तो अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जब सल्तनत अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा की बुलंदियों पर थी। ये दौर था खिलजी और तुगलक राजवंशों का, जहां हमें कुछ बहुत ही ताकतवर और कमाल के दूरदर्शी शासक देखने को मिलते हैं। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। वो एक जबरदस्त रणनीतिकार और साम्राज्यवादी शासक था, जिसने सल्तनत के दायरे को इतना फैलाया जितना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। खिलजी की पॉलिसीज उसकी सोच को दिखाती हैं। अपनी इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए उसने एक क्रांतिकारी बाजार नियंत्रण नीति लागू की, मतलब हर चीज की कीमत तय कर दी। उसने जमीन पर टैक्स बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने मंगोलों के हमलों को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सफलतापूर्वक रोका। सिर्फ यही नहीं, उसके कमांडर मलिक काफूर ने दक्षिण भारत तक सल्तनत का झंडा फहरा दिया। और ये खिलजी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर एक स्थायी जीत हासिल की, एक ऐसा काम जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। खिलजी के बाद तुगलक वंश में एक और बड़ा ही दिलचस्प और दूर की सोचने वाला सुल्तान आया, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके आइडियाज कमाल के थे, अपने वक्त से बहुत आगे। उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का प्लान बनाया, टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा शुरू की और दोआब के इलाके में टैक्स भी बढ़ा दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। तुगलक के प्लान्स जितने अच्छे थे, उनका एग्जीक्यूशन उतना ही खराब। ये सारी योजनाएं एक एक करके बुरी तरह फेल हो गईं और इन नाकामियों ने साम्राज्य को इतना कमजोर कर दिया कि कह सकते हैं यहीं से सल्तनत के ढलान की कहानी शुरू हो गई थी। तो चलिए अब कहानी के आखिरी दौर में चलते हैं, साम्राज्य का पतन। ये वक्त था सैयद और लोधी राजवंशों का, जब दिल्ली की केंद्रीय सत्ता लगातार कमजोर होती गई और सल्तनत बिखरने लगी। तुगलकों के बाद सैयद वंश का दौर आया, लेकिन अब उनकी ताकत बहुत घट चुकी थी। एक वक्त था जब सल्तनत पूरे उपमहाद्वीप पर फैली थी और अब वो सिमटकर सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक ही रह गई थी। सल्तनत का आखिरी राजवंश था लोधी वंश। इसमें सिकंदर लोधी जैसे काबिल सुल्तान भी हुए, जिन्होंने आगरा शहर बसाया और खेती में कई सुधार किए। लेकिन उनके बाद आए इब्राहिम लोधी, जो एक तानाशाह किस्म के शासक थे। उनके अपने ही सरदारों और अमीरों से रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सल्तनत अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी थी। और फिर वो साल आया जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1526।
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बस इस एक हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत का 320 साल का लंबा सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन सल्तनत ने अपने पीछे एक बहुत मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की विरासत छोड़ी। तो चलिए जरा संक्षेप में ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा साम्राज्य काम कैसे करता था। देखिए, पूरे शासन को चलाने के लिए अलग अलग विभाग थे। दीवाने विजारत समझिए आज का फाइनेंस डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट था और दीवाने रिसालत विदेश मामलों को देखता था। इनके अलावा एकता प्रणाली थी जो लैंड रेवेन्यू जमा करने का एक बहुत ही अहम सिस्टम था। ये पूरा ढांचा इतना कारगर था कि बाद में मुगलों ने भी इसे काफी हद तक अपनाया। और अब खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चलिए फटाफट कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। इन नामों और घटनाओं को बिल्कुल याद रखिए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चालीसा सिस्टम किसने शुरू किया? इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण नीति किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी। टोकन करेंसी का आइडिया किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। पहली महिला शासक? रजिया सुल्तान। और सल्तनत का अंत? पानीपत की पहली लड़ाई 1526। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? और इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये हमें दिखाता है कि कैसे एक शासक की नीतियां पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल सकती हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक के प्लान्स कामयाब